IBN 7 हौसला है। देश दिन भर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ देश के कोने कोने से खबरें बताने के लिए मौजूद हैं हमारे कुछ संवाददाता। दिल्ली से हमारे साथ हैं विक्रांत यादव और ब्रिजेश तिवारी, मुंबई से निशात शम्सी, भोपाल से मनोज शर्मा और जयपुर से भवानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं विक्रांत के पास। विक्रांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दर्शकों। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद ही अहम सुनवाई है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर यह सुनवाई होगी और कोर्ट में इस बात को लेकर बहस होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दे। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर कोर्ट और केंद्र आमने सामने हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो दिल्ली में जल्द सरकार बनाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि ज्यादा दिनों तक जनता को राष्ट्रपति शासन में नहीं रखा जा सकता। जनता का अधिकार है कि उसे चुनी हुई सरकार मिले। 5 महीनों तक कोर्ट की बार-बार हिदायत मिलने के बाद भी केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। आप पिछले 5 महीने से यही बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में एक फिर से सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब तक इस तरह से चल सकता है? केंद्र का ये तर्क था कि वो राष्ट्रपति की राय का इंतजार कर रही है। आखिरकार राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल की उस सिफारिश पर मोहर लगा दी जिसमें कहा गया कि दिल्ली में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। कोर्ट के सख्त रवैये के बाद केंद्र सरकार और उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को ही चुनौती दे दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी जा रही है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कोर्ट को चुनाव कराने के निर्देश देने का अधिकार है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बुधवार को उपराज्यपाल ने बयान जारी कर कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वो इस मुद्दे पर सभी पार्टियों से बात करेंगे। बुधवार सुबह ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर दिल्ली की स्थिति पर चर्चा की थी। इसके कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल ने सभी पार्टियों से बात करने का बयान जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक एलजी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं, जो दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। माना जा रहा है कि इस न्योते से पहले वो सभी पार्टियों से बात करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा है। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सर्वदलीय बैठक उपराज्यपाल का शगुफा है ताकि इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा जा सके और कल होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार ने स्विस बैंक में खाता खोलने वाले 627 भारतीयों के नाम सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सौंप दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन लिफाफों को नहीं खोला और एसआईटी के चीफ को दे दिया और साथ ही कहा कि इसे एसआईटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही खोलेंगे। कोर्ट ने एसआईटी को नवंबर के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट देने और 31 मार्च 2015 तक जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है। सीलबंद लिफाफे में 3 दस्तावेज हैं, जिसमें सरकार का फ्रांसीसी सरकार के साथ हुआ पत्र व्यवहार, नामों की सूची और स्टेटस रिपोर्ट शामिल है। बेंच के सामने दस्तावेज पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि खाता धारकों के बारे में ब्यौरा 2006 का है, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने 2011 में सरकार को भेजा था। The government of India gave the entire list of HSBC accounts. There are about 627 or 628 accounts. We gave it in a sealed cover to the court. इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को 3 खातेदारों के नाम बताए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार विदेशी बैंकों के खाताधारकों की सूची सौंपने को राजी हो गई थी। अब महाराष्ट्र की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी निशात शम्सी के पास। महाराष्ट्र में शिवसेना को यह फैसला लेना है कि वो बीजेपी को समर्थन करेगी या फिर विपक्ष में बैठेगी। वहीं पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना की कसक साफ दिखाई दे रही है। मुखपत्र सामना में शिवसेना की तरफ से ये लिखा गया है कि अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो आज ये गठबंधन नहीं टूटता। और जिस तरह से बीजेपी एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा होगा। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में हुई शिवसेना की बैठक में बीजेपी के साथ जाने या दूरी बनाए रखने पर लंबी चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक से कोई बड़ी खबर बाहर नहीं आई, मगर वरिष्ठ नेता संजय राउत की तरफ से मीडिया को इतना ही कहा गया कि थोड़ा इंतजार करना होगा। पार्टी किस दिशा में जाएगी आने वाले दिनों में, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। पार्टी प्रवक्ता नीलम गोरे के मुताबिक पार्टी में बीजेपी को लेकर चर्चा चल रही है।
मगर इस पर आखिरी फैसला शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लेंगे। मातोश्री में हुई बैठक में वो सभी नेता शामिल थे जो दिल्ली में पर्दे के पीछे हुई बातचीत में भी शामिल थे। जो भी परिस्थिति होती है, फिर चुनाव के नतीजे हो या दूसरी कोई बात हो, उस तरीके की हमारी डिस्कशन था और डिसीजन जो है वो पार्टी के चीफ उद्धव साहब ठाकरे इसके बारे में जो भी है वो उचित समय पे जाहिर करेंगे। बीजेपी चाहती है कि शिवसेना सरकार में शामिल हो जाए, मगर बिना किसी शर्त के। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना कैबिनेट में 7 और 8 राज्य मंत्री पद चाहती है। साथ ही उप मुख्यमंत्री या स्पीकर पद के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और 15 दिनों में उन्हें बहुमत साबित करना है। तो देवेंद्र फडणवीस कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बीजेपी ने इसकी खासी तैयारी भी कर ली है। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाली इस हाई प्रोफाइल शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और इसे देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इकतीस अक्टूबर को वानखेड़े स्टेडियम में बीजेपी लिखेगी नया इतिहास। पहली बार महाराष्ट्र में बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। पार्टी के इस बेहद खास और ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी और अमित शाह के अलावा न सिर्फ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, बल्कि हजारों कार्यकर्ता भी पूरे प्रदेश से आएंगे। एक युवक को हम मुख्यमंत्री बना रहे, तो भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अन्य केंद्रीय पदाधिकारी, बहुत से लोग आ रहे हैं। सुरक्षा में मुंबई पुलिस, एंटी टेरर विंग और एनएसजी शामिल होगी। इस स्टेडियम में सुरक्षा के कई घेरे होंगे। हर घेरे की जिम्मेदारी डीसीपी के हाथ होगी। प्रधानमंत्री मोदी के आने और जाने का रास्ता और इंतजाम अलग होगा। स्टेडियम के अंदर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात होंगे। स्टेडियम के आसपास तमाम ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स होंगे। शपथ समारोह के दिन वानखेड़े की तरफ आने वाली दक्षिण मुंबई की सड़कें बंद रखने का भी फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि 25 से 30 हजार बीजेपी कार्यकर्ता उस रोज समारोह में पहुंचेंगे। देश दिन भर में आगे की खबरों की चलते हैं मेरे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी के पास। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में कुछ लोगों ने घरों पर पत्थर फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस पत्थरबाजी में एक महिला जख्मी हो गई। इलाके में पुलिस तैनात है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की रात दहशत भरी गुजरी। रात तकरीबन 1 बजे मैंने हालात का जायजा लिया और लोगों से बात की। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में अचानक कुछ लोग आए, लोगों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद अचानक यहां से गायब हो गए। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या था, नंदनगरी में इस वक्त है, लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए क्या हुआ था? ये मतलब एक साथ एकदम आए वो, ठीक है, पथराव करके और सीधे ऐसे भाग गए, ठीक है। इसके अचानक यहाँ पर खटिया लेके और ईंटे बीटे मार के सीधे फरार हो गए। कुछ और भी लोग हैं। आप ये बताइए, आप उस वक्त थी जब पत्थरबाजी हो रही थी? हाँ जी। क्या देखा था आपने? मैंने तो बस लड़कों को पत्थर मारते हुए देखा था। घरों में ऊपर ही मारे थे, नीचे ही मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। फिर मैं अपने बच्चे को लेकर अंदर हो गई थी। आप ये बताइए, पुलिस को जब आप लोगों ने बताया, कितने देर में पुलिस आ गई थी? आ गई थी 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर आ गई थी पुलिस। जैसे ही गली वालों ने देखा, उन्होंने तुरंत हमारी बहन को बचाया। बचाने के बाद हॉस्पिटल ले गई ये बहू, तुरंत ही उधर उन्होंने फोन करा, पुलिस आ गई। मैं दिखा दूं आपको गली का जो ये मोड़ है, मोड़ पे पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग भी कर रही है और हर शख्स को हिदायत दी जा रही है कि कोई अफवाह न फैलाए। उधर दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में अभी भी तनावपूर्ण शांति है। बुधवार को एक बार फिर पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से लोगों की घरों के छत से ईंट और बोतलें बरामद की। पुलिस ने इस मामले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। अभी तक की छानबीन में 600 घरों की छतों से बड़ी मात्रा में ईंट, पत्थर और बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस इस ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके के हर मकान की तस्वीर देख रही है और जिस भी छत पर ईंट, पत्थर या कोई और सामान मिल रहा है उसे मकान से हटाया जा रहा है। पुलिस की छानबीन में एक मकान से तलवार और कई धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद है कि छतों पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें लोगों के पास नहीं होनी चाहिए और इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों से। बुधवार को त्रिलोकपुरी में लोगों को जरूरत का सामान खरीदने के लिए धारा 144 में ढील दी गई। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर त्रिलोकपुरी के हालात की जानकारी देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। कोई जान और माल का ज्यादा
नुकसान नहीं हुआ। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुलिस वहां पर मुस्तैद थी। त्रिलोकपुरी में हिंसा भड़काने वाले कई लोगों की पुलिस को अभी भी तलाश है। पुलिस का कहना है कि हंगामा करने वाले ज्यादातर लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए हो चुकी है। अब देश दिन भर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी तेजस्विनी। शुक्रिया ब्रजेश। और यहाँ पे खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहाँ पर मुगलसराय स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल 2000 मुसाफिरों से लदी विक्रमशिला एक्सप्रेस टूटी हुई पटरी से गुजर गई। जब ये मामला रेल अधिकारियों के सामने आया तो उनके होश फाख्ता हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने इस घटना को मामूली बताया। रात के अंधेरे में रेलवे के कर्मचारी इन टूटी हुई पटरियों की मरम्मत में जुटे हैं। ये हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि टूटी हुई इस पटरी पर कुछ देर पहले ही विक्रमशिला एक्सप्रेस गुजरी थी और इस ट्रेन में कम से कम 2000 मुसाफिर सवार थे। इस पूरे मामले का पता तब चला जब मौके पर पानी भर रहे एक रेलवे कर्मचारी शिव पूजन ने तेज आवाज सुनी। कट कट आवाज आने लगा तो देखें मतलब कि क्या है, तो गाड़ी गुजर गया पूरा, तब देखें कि लाइन जो टूट गया है। दिल्ली हावड़ा रूट के सबसे बड़े स्टेशन में से एक मुगलसराय के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास बने इस ट्रैक की फिश प्लेट टूटी और फिर टूटी हुई पटरी पर से ही विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल गई। आनन फानन में इसकी सूचना रेलवे अफसरों को दी गई और उसके बाद कड़ी मशक्कत कर ट्रैक दुरुस्त कर लिया गया। इतना बड़ा हादसा टलने के बावजूद रेलवे के अफसर मामले को छोटा बताने में जुट रहे हैं। तो दिख रहा है पटरी टूटी नहीं, ये कर क्या रहे हैं? कैमरे की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ट्रैक टूटा हुआ साफ दिख रहा है। भले ही हादसा होने से टल गया हो, मगर रेलवे के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोगों की जान तो जोखिम में ही पड़ गई थी। अगर पटरी बोझ न सह पाती तो हालत का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने किस तरह से अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल किया, इसका मामला सामने आया है। बात कुछ इस तरह है कि जम्मू कश्मीर के डीआईजी की ये करतूत तो खुद उनके बेटे की गलती की वजह से उजागर हुई है। और जम्मू कश्मीर के डीआईजी शकील बेग के बेटे ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं जिन्होंने हड़कंप मचा दिया है। एक फोटो में तो डीआईजी शकील बेग सोफे पर बैठे हैं और एक शख्स उनको जूते पहना रहा है। इस तस्वीर पर पोस्ट में शकील बेग के बेटे ने लिखा है कि मेरे पिता ने खुद से 15 साल पहले जूते पहने थे। इसी तरह से डीआईजी की पुलिस जिप्सी को लेकर और उनके बेटे के सुरक्षा घेरे की तस्वीरें भी पोस्ट की गई है। शकील बेग के बेटे ने लिखा है कि जब मेरे पिता निकलते हैं तो इसी तरह से सड़कें खाली करवा दी जाती हैं। ये है ताकत, राजा और बंदूक। डीआईजी की इस करतूत को तमाम पार्टियों ने गलत बताया है। ये जो बच्चा है जिसने ये पिक्चर चढ़ाई है, वो समझे कि इन बातों पे एक प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों को रियलाइज करने की ज़रूरत है और इन पे तशवीश करने की ज़रूरत है और शर्म इजहार करने की ज़रूरत है। तो ये जो बेटा उनका है, शायद उसने विसल ब्लोअर के तौर पे काम किया है और उससे शायद समझ में आ जाए सब लोगों को। मीडिया में 2 तस्वीरें आने के बाद अब डीआईजी की मुश्किल बढ़ सकती है। सियासी दलों ने शकील बेग के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। अब हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हेल्पलाइन कवरेज। करोड़ों की लागत से शुरू की गई ये हेल्पलाइन जरूरतमंदों की मदद करने की बजाय उन्हें धरना देने की सलाह दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर में रहने वाले भरत सेन नाम के इस शख्स का सीएम हेल्पलाइन का अनुभव बिल्कुल उल्टा है। भरत विकलांग है, उन्हें एक अदद नौकरी की दरकार है। कुछ महीने पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि स्वास्थ्य विभाग में चपरासी के पद पर विकलांगों की भर्ती की जाएगी। एक नौकरी की चाह में भरत ने भी चपरासी के पद पर भर्ती की अर्जी लगा दी, लेकिन कोई कॉल लेटर नहीं आया। इस बारे में जानकारी लेने के लिए भरत ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर फोन लगाया, तो सुनिए क्या मशवरा मिला। थाना प्रदूषण कीजिए कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ हो जाएगा आपका मोदी जी। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरे कार्य क्षेत्र से। उन्होंने मुझसे कहा कि भरत जी आप सतना कलेक्ट्रेट में जाइए और धरना प्रदर्शन करिए, तभी आपका काम होगा। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्षी दलों ने संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उसने ये सलाह दी है और इस तरह की सलाह जितने दे रहे हैं उनको टांग दें, अभी उठाएं, उनको जेल में डालें। सीएम हेल्पलाइन की निष्पक्षता पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट में भी सवाल उठ चुका है। कुछ मंत्रियों ने सीएम हेल्पलाइन में मिल रही शिकायतों पर एक तरफा कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया है। अब शिवराज के मंत्री भी मान रहे हैं
कि सीएम हेल्पलाइन में सुधार की जरूरत है। बैतूल में मनरेगा में एक बड़े फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। आरोप है कि मजदूरों के रजिस्टर में फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर पंचायत सचिव और पंचायत के अफसरों ने करोड़ों के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। बैतूल के रातामाटी गांव की मनरेगा योजना से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि मास्टर रोल में उन मजदूरों का नाम दर्ज कराया जाता है जो या तो मर चुके होते हैं या फिर जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। यही नहीं, मजदूरों के मुताबिक निर्माण कार्यों का काम मशीनों के जरिए करवाया जाता है और बाद में मजदूरी की रकम की पंचायत सचिव और अधिकारियों में बंदर बांट होती है। 8 साल हुए साहब उसका फर्जी नाम भर के पंचायत वाले पैसे निकाला। जेसीबी मशीन 1-2 ट्रैक्टर चलाए गए और मात्र 30 लेबरों ने काम किया है। बाकी लेबर की हाजिरी फर्जी लगाई गई है। कम से कम 100 लेबर की हाजिरी फर्जी लगी है। हैरत की बात यह है कि पंचायत में ये फर्जीवाड़ा पिछले 8 साल से जारी है, लेकिन गांव के सरपंच ने इस बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। IBN 7 के लिए ऋषु कुमार की रिपोर्ट। ये थी मध्य प्रदेश की खबरें। अब कुछ और खबरें संक्षेप में। चक्रवाती तूफान नीलोफर का खतरा गुजरात में तो है ही, उसके अलावा राजस्थान पर भी है। मौसम विभाग ने तूफान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 1 नवंबर को नीलोफर, आप जानते हैं, तूफान गुजरात के तट से टकरा सकता है। उत्तर प्रदेश के औरैया में लाल बत्ती लगी गाड़ी में सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद भाग रहे बदमाशों की आसपास मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई की और फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में देर रात एक ओवरब्रिज के नीचे एक झोपड़ी और एक दुकान में आग लग गई। आगजनी से दुकान और झोपड़ी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।